हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछली बार हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताया था और ये समझाया था कि क्वांटम मैकेनिक्स इन दोनों फिनोमेना को किस तरह से एक्सप्लेन कर पाई। क्लासिकल मैकेनिक्स ना तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाई थी और ना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को। उसका कारण था कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि क्लार्क मैक्सवेल ने सुझाई थी, उसके अनुसार यदि किसी कृष्णिका अर्थात ब्लैक बॉडी का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसके विकिरण की तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात इसके ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के कलर में, रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे थे कि ताप बढ़ाने पर ब्लैक बॉडी के रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो कम होता जाता था। तो इसको प्लैंक रेडिएशन लॉ के द्वारा ही समझा पाए थे, जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। इसी प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को भी क्लासिकल मैकेनिक्स से समझाना संभव नहीं था, क्योंकि चिरसम्मत यांत्रिकी के द्वारा कोई भी पदार्थ सतत रूप से ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित करता है, तो कोई भी मेटल सरफेस किसी भी तरंग दैर्ध्य की रेडिएशन को, विकिरण को अवशोषित करके कभी ना कभी इतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेती कि इलेक्ट्रॉन अंततः उससे निकल जाता। लेकिन हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तात्क्षणिक होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे ही फोटोन टकराते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, उसमें कोई टाइम का गैप नहीं होता। और दूसरे ये भी बताया गया है कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति का विकिरण चाहिए, तभी ये इफ़ेक्ट दिखेगा। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार ऐसी कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि कम ऊर्जा के विकिरण भी सतत रूप से अवशोषित होकर के थोड़ी देर बाद या अधिक देर बाद फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर ही सकते थे। तो वहाँ पर भी प्लैंक क्वांटम थ्योरी की मदद से उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया गया। आज हम कॉम्पटन प्रभाव के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और यह प्रभाव द्वारा विकिरण की कणीय प्रकृति सिद्ध होती है। जब एकवर्णी विकिरण को कम परमाणु क्रमांक के तत्व जैसे ग्रेफाइट से टकराया जाता है तो कुछ प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य आपतित तरंगदैर्ध्य से अधिक पाई जाती है, और इस प्रभाव को ही कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार प्रकीर्णित तथा आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य एक समान ही रहनी चाहिए। कोई भी विकिरण ऐसा नहीं होना चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जिनकी तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक हो। यह कॉम्पटन प्रभाव है। According to this effect, when monochromatic X radiation fall on the surface of a low atomic number element such as graphite, then it has been observed that some of the scattered X radiations have a wavelength greater than the wavelength of incident radiations. This effect is called Compton effect, and the change in the wavelength is called Compton wavelength. According to classical mechanics, all the scattered radiations must have the same wavelength as the incident X radiation. That is, there must not be any shift in the wavelength. So इस प्रभाव को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ये वेवी लाइन से हमने एक्स फोटोन को दिखा रखा है, एक्सरे के फोटोन को दिखा रखा है, और यह फोटोन
मेटल सरफेस पर इस पॉइंट पर टकराता है और इससे इसकी ऊर्जा ग्रहण करके एक फोटोन इस दिशा में चला गया है बाय मेकिंग एन एंगल फाई विद द इंसिडेंट डायरेक्शन एंड द स्कैटर्ड रेडिएशन इज डिफ्लेक्टेड बाय एंगल थीटा इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये छोटा सा डायग्राम है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जब प्लैंक क्वांटम थ्योरी और अन्य थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह अप्लाई की जाती हैं तो यह रिजल्ट आता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h upon mc into 1 minus cos theta. Here delta lambda is the difference of the wavelength, that is lambda dash माइनस लैम्डा। लैम्डा डैश क्या है? स्कैटर्ड रेडिएशंस की तरंग दैर्ध्य है और लैम्डा आपतित एक्स विकिरणों की तरंग दैर्ध्य है। तो इनका जो दोनों का अंतर है डेल्टा लैम्डा से लिखा गया और उस डेल्टा लैम्डा को इस समीकरण से बताया गया है जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया। अब इसको डिराइव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स कंसेप्ट। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिराइव करना आवश्यक नहीं है। यदि आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ डेल्टा लैम्डा की वैल्यू ये आ रही है। थीटा आपने जान लिया, थीटा इज़ द डायरेक्शन बाय विच द स्कैटर्ड एक्स रेडिएशन इज़ डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंसिडेंट डायरेक्शन। अब तीन परिस्थितियाँ इसकी हो सकती हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि जिस दिशा से विकिरण एक्स विकिरण टकरा रहा था सरफेस पर, उसी दिशा में वो वापस चला जाए, मतलब उसी दिशा में आगे चला जाए, सॉरी वापस नहीं आगे चला जाए। उस केस में cos 0 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 होता है। तो इस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा डैश और लैम्डा बराबर हो जाएंगे। अर्थात स्कैटर्ड रेडिएशन और आपतित जो इंसिडेंट रेडिएशन उनकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ में कोई अंतर नहीं होगा और इस घटना को ही रेले प्रकीर्णन कहते हैं। इनफैक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स यही कहता है कि लैम्डा डैश और लैम्डा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात रेले प्रकीर्णन ही क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार होना चाहिए। दूसरा केस है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स द स्कैटर्ड रेडिएशन is deflected at right angle to the incident direction। उस हिसाब से cos 90 0 होता है। आप जानते हैं डेल्टा लैम्डा की वैल्यू h अपॉन mc ही रह जाएगी। थर्ड एक्सट्रीम केस होता है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स द स्कैटर्ड रेडिएशन इज डिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम विच इट हैज़ कम, विपरीत दिशा में चला जाए। तो उस केस में cos 180 माइनस 1 होता है, आप जानते हैं ज़्यादातर। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc 1 माइनस cos 180 के अनुसार 2h अपॉन mc, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। कहने का मतलब है मैक्सिमम वेवलेंथ का अंतर तब आएगा जब आपका जो एक्स रेडिएशन है उसी दिशा में जाए जिस तरफ से वो आया था, दैट इज़ थीटा की वैल्यू 180 हो। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट होता था। इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से समझाना संभव नहीं था। फोर्थ इफेक्ट है वो है ठोसों की ऊष्माधारिता, दैट इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। अब देखिए चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार ठोसों की ऊष्माधारिता का मान 3R होता है और ये आपने पढ़ा हुआ है बिकॉज इनकी जो इंटरनल एनर्जी 3RT होती है ठोस की, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन और वाइब्रेशनल दो तरह की ऊर्जाओं का समावेश होता है। दोनों का मान 3/2RT 3/2RT को जोड़ करके 3RT आ जाता है और उस हिसाब से इसका जो ऊष्माधारिता है 3/3R हो जाती है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड में इसका बताया था कि ठोसों की ऊष्माधारिता 3R होनी चाहिए। लेकिन ये पाया गया है कि ताप यदि कम किया जाता है, अच्छा 3R का मतलब ये है कि इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होना चाहिए। 3 इज़ कांस्टेंट, R इज़ कांस्टेंट। लेकिन ये वास्तव में ये पाया गया कि
ठोस की ऊष्माधारिता ताप घटाने पर घटती जाती है और ताप का मान लगभग शून्य होने पर ऊष्माधारिता का मान भी शून्य हो जाता है। ये पाया गया है, ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट है। तो उसको समझाने के लिए भी क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया गया और जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है वो उनको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। एक्स एक्सिस में देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर T लिखा हुआ है और वाई एक्सिस में हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड CV या CP दोनों बराबर होती हैं इनके लिए, तो ये दे रखी है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है कि इसका वैल्यू 3R के बराबर ही होना चाहिए, जो कि कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअल में पाया गया कि टेम्परेचर कम करते करते जाते हैं तो इसकी CV की वैल्यू भी नीचे गिरती जाती है और अंततः जब T बराबर 0 हो जाएगा तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगी। तो उसको समझाने के लिए अगेन प्लैंक के विकिरण नियम का सहारा लिया गया और उसमें एनर्जी के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे T तापमान के सापेक्ष, तो ये रिज़ल्ट आता है। कुल मिला के ये आपका रिज़ल्ट है CV = 3NAK hν/kT होल स्क्वायर e⁻hν/kT डिवाइडेड बाई e⁻hν/kT -1 का होल स्क्वायर एंड इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन 1। ये रिज़ल्ट आपको याद रखना होगा। ये प्लैंक विकिरण नियम के अनुसार ये रिज़ल्ट था। अब इसमें दो स्थितियां हम देख लेते हैं हम और देखेंगे कि लो टेम्परेचर पर ऐसा क्या हुआ कि वैल्यू कम हो जाती है। पहला है उच्च ताप पर। एट हाई टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, hν/kT की वैल्यू 1 से काफ़ी कम हो जाएगी। क्यों? तापमान ज़्यादा कर दिया, तो डिनोमीटर ज़्यादा हो गया, तो hν/kT 1 से कम होगा। तो e⁻hν/kT को हम इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 1 + hν/kT प्लस, केवल इन टर्म्स को ही लिया जा सकता है क्योंकि हायर टर्म्स और भी नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो जो इक्वेशन 1 जो हम अभी बता रहे थे वो इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। CV = 3NAK hν/kT का होल स्क्वायर e⁻hν/kT और ये नलीफाई होकर के खाली hν/kT का होल स्क्वायर रह जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो है CV = 3NAK e⁻hν/kT और क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो e⁻hν/kT का मान लगभग 0 हो जाएगा, e⁻01 होती है। तो CV की वैल्यू ये थोड़ा सा फेंट आ रहा है, ये CV की वैल्यू 3R ही रह जाएगी। दिस इज CV। ओके, तो ये तुम्हारा उच्च ताप पर तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं थी, हमें तो निम्न ताप पर देखना है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि CV की वैल्यू घटने लग गई। जब दूसरा केस हम उसी का ले रहे हैं, निम्न ताप पर क्या होगा, e⁻hν/kT की वैल्यू 1 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न इज़ जब टेम्परेचर कम होगा तो hν/kT की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और जब वो बढ़ेगी तो एक्सपोनेंशियल में तो और भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो e⁻hν/kT इज़ मोर मतलब वेरी लार्ज देन 1। तो उस क्रम में e⁻hν/kT -1 को हम e⁻hν/kT ही मान सकते हैं। तो जो समीकरण थी CV की वो अब रिड्यूस होकर के 3NAK hν/kT होल स्क्वायर e⁻hν/kT एंड अगेन डिनोमिनेटर में भी e⁻hν/kT का होल स्क्वायर हो जाएगी और फिर ये रिड्यूस हो गई CV = 3NAK hν/kT होल स्क्वायर e⁻−hν/kT। अब देखिए यदि टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा तो यहाँ पे दो टर्म है, Na और K तो कांस्टेंट है, इनमें तो कोई नहीं है। hν/kT में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसमें टेम्परेचर कम करते हैं तो ये टर्म CV के मान को बढ़ाती है, लेकिन hν/kT एक्सपोनेंशियल में है भाई आगे माइनस के साथ, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा वे करता है इसके मुकाबले, स्क्वायर वाली टर्म के मुकाबले। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर कम करने पर e⁻hν/kT के कारण CV का मान घटता जाएगा क्योंकि ये फैक्टर एक्सपोनेंशियल फैक्टर स्क्वायर फैक्टर को डोमिनेट कर रहा है और इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर का रोल है क्या, उसको घटाना। जैसे टेम्परेचर कम होगा तो e⁻hν/kT बहुत तेज़ी से घटेगा और उसकी वजह से ये
CV का मान घटता जाता है, और यदि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी CV। तो इस तरह से जो क्लासिकल मैकेनिक्स इसको हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी चिरसम्मत यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी ने उसको समझा दिया। अब इन दोनों का अंतर हमने समराइज़ कर दिया है। चिरसम्मत यांत्रिकी दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम यांत्रिकी में अंतर। नंबर 1 तो आप जानते हो कि चिरसम्मत यांत्रिकी स्थूल कणों के लिए ही लागू होती है, जबकि ये सूक्ष्म कणों के लिए भी उपयोगी होती है। दूसरा अंतर, चिरसम्मत यांत्रिकी न्यूटन के नियम पर आधारित है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत व डी ब्रोगली सिद्धांत पर लागू होती है। और तीसरा अंतर ये भी लिख सकते हैं कि ये विकिरण के मैक्सवेल सिद्धांत पर निर्भर करती है, जबकि ये विकिरण के प्लैंक सिद्धांत पर निर्भर करती है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स के जो इफेक्ट्स थे उनके बारे में। अब श्रोडिंगर तरंग समीकरण समझते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है? डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार सभी कण तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। डेविसन जर्मर ने भी बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर तो है ही उसका, इसके साथ वेव नेचर भी उसमें होती है। ये डेविसन जर्मर प्रयोग से सिद्ध हो चुका था। तो इलेक्ट्रॉन तरंग को भी इसलिए अप्रगामी मतलब स्टैंडिंग वेव के समीकरण के अनुसार लिखा जाना चाहिए, और x दिशा में यदि स्टैंडिंग वेव है तो उसके आयाम को साई को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा। यहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, a आयाम है और साई आयाम फलन है। थोड़ा सा अंतर है आयाम और आयाम फलन में। x के सापेक्ष यदि हम इसको अवकलन करते हैं, देखिए डी साई बाई डी एक्स साइन का कॉस होता है, आप जानते हैं, a कॉस 2 पाई x अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा हो जाएगा। उसको आगे लिख लिया गया है 2 पाई अपॉन लैम्डा को। उसके बाद एक और एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो ये माइनस a डी टू साई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस a 2 पाई अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा। तो इस a को इसके साथ अटैच कर दिया गया है, और ये ताकि ये इसको साई ही लिख दिया जाए। ओके, इसको ये तो हमारा जो समीकरण है इस तरह से आ जाता है, डी टू साई बाई डी एक्स टू प्लस 4 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। थोड़ा फेंट है भाई, इसको आप करेक्ट करते जाना। ये इक्वेशन है हमारी मास्टर इक्वेशन एक तरह से। और अब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, और उसको कैपिटल V से लिखा गया है पोटेंशियल एनर्जी को। अगेन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया समीकरण को, m² v² अपॉन 2m हो जाएगा m से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के साथ। एंड आफ्टर दैट यू गेट दिस एनर्जी, हाँ mv इज इक्वल टू p मतलब संवेग, तो ये p² हो जाएगा m² v², तो p² अपॉन 2m प्लस v को इधर ले आए, e माइनस वी बराबर p² अपॉन 2m, p² इज इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी, और p की वैल्यू 2m इंटू ई माइनस वी का अंडर द रूट। ये इसमें प्योरली मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री फिजिक्स के साथ। नो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, ये तुम्हारा जनरल डिस्कशन है ये। तो अब देखिए, आप डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं, और उसका जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो आप जानते होंगे h अपॉन पी के बराबर होता है, वेयर p इज़ द मतलब मोमेंटम, जिसको हमने आगे ऊपर बता रखा है। उसकी वैल्यू पुट कर दी गई है इस समीकरण में। p की वैल्यू अभी जो निकाली थी h अपॉन 2m ई माइनस वी का अंडर रूट। अब लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे हमने निकाला है, ताकि लिखा है ताकि उसको जो मास्टर इक्वेशन आपको बताई थी उसमें रख दिया जाए। लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा h² अपॉन 2m इंटू ई माइनस वी। ओके, तो इसको समीकरण जो भी था उसका, जो भी मास्टर इक्वेशन जिसको बोला था, उसमें रखते हैं लैम्डा स्क्वायर की जगह पे। तो डेल डी टू साई बाई डी एक्स टू प्लस 4 पाई स्क्वायर
और इस नीचे लेमडा स्क्वायर था उसमें ध्यान रखना, और इसको यदि लेमडा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा और 2m इंटू ई माइनस वी ऊपर हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट है वो इस तरह से बन जाता है, जिसको समीकरण 4 से दिखा रखा है यहाँ पर, d2 साई बाई dx2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर, एच इज प्लेइंग कॉन्स्टेंट हेयर, ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। तो ये जो समीकरण 4 बनी है भाई, ये एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। यदि 3 विमाओं में लिखना हो इस समीकरण को, एक्स वाई जेड दिशाओं में, तो जैसे एक्स टर्म है ऐसे वाई और जेड लिखनी होंगी आपको, और उस केस में डी को प्राय डेल से लिख देते हैं, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होने की वजह से, डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, यूँ ही रहेगा, ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। यहाँ पे ई ध्यान रखने की बात है, ई बराबर है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड है, और अर्थात इनका योगात्मक गुण है, और साई इज इक्वल टू साई एक्स इंटू साई वाई इंटू साई जेड, अर्थात ये इनका मल्टीप्लिकेटिव गुण होता है। ओके, और उसको फिर हमने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया, इनको ब्रैकेट में डाल दिया, साई को बाहर कर दिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर इस तरह से, और नेबुला स्क्वायर, इसको नेबुला स्क्वायर लिखा गया है। नेबुला स्क्वायर इज लैप्लासियन ऑपरेटर, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू को नेबुला स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। नेबुला स्क्वायर प्लस 8 पाई साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फाइनल फॉर्म है। अब देखिए, इससे जुड़े छोटी छोटी बातें हैं। आइगन मान व आइगन फलन आपने पढ़ा हुआ है इनको फर्स्ट ईयर में भी। आइगन मान क्या है, आइगन फलन क्या है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण को किसी भी सिस्टम के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो कई वेव फंक्शन हल के रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन उनमें से कुछ वेव फंक्शन ही हैं जो अलाउड हैं, जो अनुमत हैं। तो उन अलाउड वेव फंक्शन को ही हम आइगन फंक्शन कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस? आई होप यू आर। ओके, तो मेरा मतलब है आइगन फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे इंग्लिश में बता देता हूँ। व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व फॉर डिफरेंट सिस्टम्स then various values of psi are obtained as the solution, but only a few of them are allowed according to postulates of quantum mechanics. Those allowed value of wave function are called eigen wave function. और अब आइगन और आइगन मान भी इससे लिंक्ड है कि आइगन फंक्शन, आइगन फलन के संगत जो ऊर्जा मान होते हैं उनको हम आइगन मान कहते हैं। The energy values corresponding to eigen functions are called eigen values. अब आइगन फंक्शन की शर्तें क्या हैं? क्या शर्तें कि नंबर 1, साई एक मानी तथा निश्चित होनी चाहिए। सिंपल, साई शुड बी सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। ये क्यों है भाई? क्योंकि साई यदि एक मानी नहीं होगा, किसी पॉइंट पर साई के कई मान होंगे, तो इसका मतलब उसके कण के पाए जाने की प्रायिकता भी कई होंगी, जो कि असंभव है। निश्चित होना चाहिए, क्योंकि अनिश्चित नहीं होगा तो साई प्रायिकता भी अनिश्चित नहीं हो सकती किसी भी कण की, कुछ ना कुछ निश्चित ही रहती है। नंबर 2, साई का मान दिए गए परास में सतत होना चाहिए। साई का मान दिए गए परास में सतत होना चाहिए मीन्स साई शुड बी कंटिन्यूअस इन द गिवन रेंज। और तीसरा है, अनंत दूरी पर साई का मान 0 हो जाना चाहिए। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस साई शुड बिकम 0, क्योंकि अनंत दूरी पर किसी भी कण के पाए जाने की संभावना नहीं रहती। सुव्यवहारिक तरंग फलन, सुव्यवहारिक तरंग फलन, कोई तरंग फलन सुव्यवहारिक तरंग फलन तब कहलाता है जब यह इसकी आइगन फलन की सभी शर्तों को पूरा करे, तो उसी को हम सुव्यवहारिक तरंग फलन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त यह तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होना चाहिए तथा एक दूसरे के लंबकोणीय भी ये तरंग फलन हो, तब ही ये सुव्यवहारित होते हैं। जैसा आप लोगों में सुव्यवहारित होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, ऐसे ही वेव फंक्शन भी वेल बिहेव्ड होते हैं। So that was all about today's lecture. I hope you have understood this.
Take care of yourself and your family. Bye. Thank you.